A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the important questions of poetry, the 5 poetries that will come in your exams of ISC Class 12 2023 examinations that are just a few days after. Okay, the first question. Now I have taken all 5 of them एंड इसमें हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं मेंशन किया है कि हम आपको कोई 50 पन्ने का एक पीडीएफ दे दो और आप उसको पढ़ो. आई हैव टेकन ओनली दोज क्वेश्चंस. पहली चीज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इसमें लिए या कुछ और एडिशंस. बर्चेस आई ही नहीं थी प्रीवियस ईयर में इन द पार्ट ऑफ 2020 एंड 19. तो दैट आई हैव टेकन फ्रॉम, मतलब इट इज नॉट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पार्ट. ओके. और दूसरी चीज कि इसमें जितना है अगर आप सफिशिएंटली इतना ही प्रिपेयर कर लेते हो, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डील विद द क्वेश्चन दैट माइट कम इन योर एग्जाम्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मूनलिट सीन. अब ये डोवर बीच का जो फर्स्ट स्टांजा है इसमें ये चीज पूछी गई थी. ओके, तो आपको देखो पोइट्री पढ़ने का एक सबसे सिंपल सा तरीका है, बाकियों में समरी ना पढ़ो क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वहां पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बट पोइट्री में व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रिपेयर द स्टैंजास और उसके एक्सप्लेनेशन आपको आने चाहिए. दैट्स इट. तो सबसे पहला पूछा गया है कि यू हैव टू डिस्क्राइब द मूनलिट सीन. मींस obviously the first stanza that has been described by the poet in the beginning of the poem. So this is your previous year paper 19 या 20 में किसी एक में ये आया था. We have already done this. तो मैथ्यू आर्नल्ड बिगिंस हिज पोएम, वो कैसे शुरू करता है, ही बिगिंस. अब यहाँ पर देखो, आप इस देखोगे क्योंकि एज इट इज आंसर है दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल, तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल इंट्रोडक्शन नहीं मेंशन किया गया. जितना पूछा गया डायरेक्टली उसी का ही आंसर लिखा हुआ है. दैट इट begins with Dover beach with a picture of the cliffs of Dover on the moonlit night. The poet looks out towards the French coast, जहाँ वो किसी विंडो पर था. Okay, that French coast that is some 26 miles away and is attracted by the calm serenity of the scene, the quiet sea, the moon, the blinking lights on the French shore and the glimmering reflections of the famous white cliffs of the Dover. And sorry for the background music, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें. This is only the great neighborhood. Okay, तो ये वाला पार्ट आप इसमें पढ़ोगे, सिर्फ यहीं तक ही इसमें पढ़ना है कि ये जो रेपिटेटिव साउंड्स है ये भी समझ लो कि इसमें ये जितने भी रेपिटेटिव साउंड्स होते हैं ऑफ द शिंगल्स, जो वहां के पत्थर और ये सब चीजों के जो आवाजें होती हैं, दैट शोज दैट देयर वाज it underlies that it was otherwise a peaceful place. नहीं तो अभी जो सिर्फ आवाजें हो रही है वो किस चीज की हो रही है, जो वेव्स है, और जो वेव्स उन पत्थर उन पेबल से टकरा रही हैं, सिर्फ उसी की आवाजें हो रही हैं. तो इट शोज दैट द स्पीकर has somewhat unspecified and unrelenting sadness, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा उदास है. The second question in this is how does a poet introduce a note of melancholy. मर्चेंट ऑफ वेनिस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये सैडनेस को डिफाइन करता है. ओके, व्हाई द पर्सन इज सैड एंड व्हाई द प्लेस इज डिस्टर्ब्ड सो मच. इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू व्हाट हैज ही सेड अबाउट फेथ, द सी ऑफ फेथ, थर्ड पैराग्राफ उसने लिया था, एंड द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस ऑफ द सी. नाउ हियर कम्स द आंसर कि पहली चीज कि उसने बताया था कि द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, एवरलास्टिंग नोट ऑफ सैडनेस ऑफ द सी is repeatedly dashes of the sea as it repeatedly dashes against the shore is universalized as the poet imagines that the Greek tragic dramatist Sophocles. Now ये CLE होगा, CELES. ओके, तो ये वाला जो है ये आपका सेकेंड स्टैंजा का भी है. ये पार्ट पढ़ लेना क्योंकि सोफिक्लीज वाला इतना ज्यादा पूछा नहीं गया है, जो फर्स्ट और लास्ट वाला पैराग्राफ ज्यादा पूछा गया था. तो ये पढ़ लेना जहां पर वो पोएट कहता है कि वो इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस उसकी बात कर रहे हैं कि एक जमाने में एक ग्रीक ट्रैजिक ड्रामेटिस्ट था, ट्रैजिक जो ट्रेजेडीज लिखता है, जिसने यही सेम साउंड सुना था, ऐसा ही सेम साउंड सुना था एजियन सी में, एंड उसको ये सजेस्ट हुआ टू हिम दैट द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन सफरिंग which had been the dominant subject of his plays. और उसने ये इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस को लेकर के उसने क्या समझा कि ये जितना भी एब एंड फ्लो है, एब एंड फ्लो मतलब कि
मडी टर्म बिड लिखा हुआ है ना, मडी एब एंड फ्लो, पानी आ रहा है, वेव्स का पानी वापस जा रहा है, ये सिर्फ एक ह्यूमन सफरिंग के जैसा है। एंड इट वाज अ डोमिनेंट सब्जेक्ट ऑफ हिज प्लेस। और उसके बाद पोएट और उसका जो कंपेनियन वहां पर है उनके साथ में, it also reminded by the sound of the related but somewhat different thought resulting from spiritual and intellectual crisis of the age. Okay, फिर उसके बाद सी ऑफ फेथ के बारे में बोला गया, ये आपका स्टार्ट होता है थर्ड स्टैंजा। तो दिस यू विल स्टडी प्रॉपरली। थर्ड स्टैंजा इज कंपैरेटिवली मोर इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, जिसमें अगर सिर्फ एग्जैक्टली आई एम सेइंग, अगर आप सिर्फ जहां पर भी आपको उसका एक अच्छा नाइस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको भी पढ़ लोगे, अगर आपको ये नहीं पढ़ना उसको भी पढ़ लोगे, दैट विल ऑल्सो डू गुड टू यू। द सी रिमाइंड्स द पोएट कि ये एक सी ऑफ फेथ के जैसे है, जो एक समय में बहुत ज्यादा भरी हुई थी। इट वॉज अट्रैक्टिव, एक ब्राइट गिर्डल के जैसे। डोवर बीच के ऑलरेडी हमने 2 बड़े बड़े से वीडियोस डाले हुए ऑफ एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, तो उसको देखो। ओके, तो ब्राइट गिर्डल, गिर्डल क्या होता है, एक जो वेस्ट ऑर्नामेंट होता है उसके जैसे सब कुछ उसने होल्ड करके रखा था। अब सी ऑफ वेव्स, वेव्स ऑफ द सी, द सी ऑफ फेथ इज रिसीडिंग। जैसे वेव्स ऑफ द सी वापस जा रहे हैं, वैसे सी ऑफ फेथ भी वापस जा रहे हैं। जो पावर ऑफ रिलीजन था, जो सबको एक एकता, यूनिटी देता था, मीनिंग देता था, वो सब पीछे चला जा रहा है। एंड देयर इज ओनली what is left is only the naked shingles of the world that are prone to disaster and unhappiness, जहां पर love और care ये सारी चीजें अब नहीं दिखाई जाती हैं। Okay, then third question is what does the poet say about the world in which he finds himself? जिस वर्ल्ड में वो रह रहा है उसके बारे में वो क्या कहता है, and what is the only hope left for mankind? तो एकदम लास्ट में वो कहता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी लाइन थी, that joy, love, light, certitude, certitude, certainty, peace, help for pain, ये सारी जो हैं चीजें, the world can offer none of the promises it makes. joy, love, light, certitude, peace, help for pain, ये सब कुछ भी नहीं रह गया अब इस वर्ल्ड में। what the world is really like, ये एक बैटल फील्ड है एट नाइट, जहां पर सोल्जर्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग विथ शैडोज, अनेबल टू टेल फ्रेंड फ्रॉम फो, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि अंधेरे में कि कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका एनिमी है। एंड इट इज अ डार्क प्लेन, एक जमीन है, where ignorant armies clash by night. Ignorant armies, ignorant is someone who is अज्ञात। then इन सबके बीच में जो only hope he finds, the poet he finds is, okay, sorry, can only find a glimmer of hope, चमक of hope, where in the personal bonds and relationships, सबसे लास्ट वाली जो लास्ट की 2 लाइन्स होगी, 2-3 लाइन्स, उसमें आप ये चीज पढ़ लेना। रेवरी पता नहीं कहाँ गई है, जिसको मैं ढूंढ के आपको बताऊं कि एग्जैक्ट कौन सी लाइन है। तो पर्सनल बॉन्ड्स और रिलेशनशिप्स में यू कैन फाइंड होप, तो ये चीज इसमें पढ़ लेना। उसके बाद एक और चीज इसमें दी हुई है कि डिस्कस पोएट, जो पोएम है डोवर बीच, वो कैसे फेथ इन लव एज अ बीम ऑफ होप शो करती है सराउंडिंग डिस्पेयर। आसपास जितनी भी उदासी है, होपलेसनेस है, उसके बीच में कैसे जो पोएम है वो कैसे फेथ इन लव शो करती है। तो जो पोएम है, इट एग्जामिन्स रिलीजियस फेथ दैट इज बीइंग अंडरमाइंड बाय साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी। ही फील्स, द पोएट फील्स फेथ इन क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिमिनिश हो रहा है, बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन, तो enabled to withstand the surging tide of scientific discovery, now gripped with a sense of alienation, doubt, resultant melancholy, जो वर्ल्ड है रिक्वायर्स अ सॉल्यूशन, उसको एक सॉल्यूशन चाहिए, और इन सब जगहों पर द ओनली सॉल्यूशन इज फेथ इन लव एंड होप अमिड सराउंडिंग डिस्पेयर। एक सी ऑफ फेथ, ठीक है, दैट वाज वंस स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अभी वापस विड्रॉइंग है। ये जो ग्लोबल लॉस है will herald confused alarms of struggle and fight, there are ignorant armies clashing by night। तो ये पूरा एक कोड उसमें यूज किया गया है, क्योंकि रिलीजन जो है अपनी ग्रिप खो रहा है, गिर्डल जो वाली जो बात की गई थी इसमें,
द स्पीकर फील्स कि लव इज एन आंसर फॉर द लॉस ऑफ गॉड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेम पुरानी वाली लाइन में कि जितना भी होपलेसनेस है उसमें सिर्फ एक अच्छी चीज है, टू हैव पर्सनल बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप, वही चीज यहाँ पे दी हुई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोफिक्लीज. ये क्वेश्चन हमने मेंशन कर दिया क्योंकि मिडिल पैराग्राफ से बहुत ज्यादा चीज पूछी नहीं गई है. तो व्हाट डिड सोफिक्लीज हियर लॉन्ग अगो इन द एजियन सी. सोफिक्लीज एक ग्रीक ट्रेजिडियन था, ये आपको सबसे पहले याद रखना है. ही वॉज अ माइन्यूट ऑब्जर्वर ऑफ मिजरेबल ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ. उसने सुना साउंड ऑफ वेव्स को इन द एजियन सी और उसके दिमाग में ये चीज आई कि it is a kind of eternal note of sadness that has occurred to his brain. डोवर बीच में खड़े होके आर्नल्ड भी, he was also enjoying the evening, उसने भी ऐसे ही साउंड सुना that was produced by the ebb and flow, आगे और पीछे जाने वाली जो waves थी on the pebbled shore. उसको fully aware हो गया that there is a spiritual crisis of his age. So immediately he was reminded of the trouble prevalent in this age, in the age where there is a lot of sadness, where people don't have faith, religious faith in themselves. Okay, so if you study that much it is also sufficient. वैसे in these questions पोइट्री वाले क्वेश्चन हम पर्सनली बताएं कि मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप समरी भी प्रिपेयर कर लोगे दैट विल ऑल्सो डू वेल, लेकिन बस आपको उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मोल्ड करना होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द पावर ऑफ म्यूजिक मेकर्स ब्रॉट आउट इन द पोएम वी आर द म्यूजिक मेकर्स. समझ लो ये एक 20 नंबर क्वेश्चन है, वैसे 10 नंबर का आई विल राइट, ठीक है. और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में वट एवर यू नो अबाउट द पोएम वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं. द ओड popularly, ode is something that is dedicated to someone, popularly known by its first line we are the music makers. ये एक admiration, glorification of artist, ये एक admiration of artist है. This is also a previous year paper that I have already discussed. Okay, acknowledging their achievement. So ये क्या describe करता है, ये describe करता है the life of an artist, उनके beauty of their work और उनका जो impact on the surroundings and the world outside. Question समझो क्या बोला गया है कि the power of the music makers वो कैसे brought out किया गया है. तो वो लोग कौन है, they are the movers and shakers of the world, they are world losers and world forsakers. वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक सिटी को बनाया भी होगा, एक सिटी को डिस्ट्रॉय भी किया होगा, दैट इज बैबल एंड निन्वे. तो इस पार्ट में वी आर द म्यूजिक मेकर्स में जितनी चीजें उनके बारे में दी हुई है, इवन इसी में से आप ढूंढ करके सिर्फ उनको 10, 12, 15 जितने पॉइंट्स बनते हैं वो सारे पॉइंट्स बना लो. इट विल रादर बी इजियर फॉर यू कि आप उन चीजों को याद रख सको. जैसे इसमें लिखा हुआ है द इफेक्ट्स ऑफ देयर artistry help create wonderful immortal songs capable of building the world's great cities, their fabulous mythic stories fashion glorious empire and new civilizations by introducing radical thoughts and feelings. ठीक है. और इसमें ये भी चीज लिखी हुई है that they can trample an empire down. वो एक सिटी को बना भी सकते हैं, एक सिटी एक एम्पायर को खत्म भी कर सकते हैं. तो ये सारी जो 10-12 चीजें उसमें लिखी हुई है वो बस आपको पढ़नी है. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम, क्योंकि इतना अगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 4-5-10 घंटे इसी में बर्बाद हो जाएंगे. तो आई जस्ट वांट कि आप इसको एक बार ब्रीफली समझ लो, उसके बाद यू कैन प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली. इट्स नॉट नेसेसरी कि एक वर्ड एक चीज रटो, जो आपको आसान लाइंस उसमें से लगती है यू कैन यूज दैट ऑल्सो. Referring closely to the poem We Are the Music Makers, you need to give 2 examples. ये आई थी ये पूछा गया या तो स्पेसिमेन में या फिर उसमें पूछा गया था जो इसका एग्जाम हुआ था ऑफ 2022 में. तो उसमें चीज पूछी गई थी दैट यू हैव टू गिव एग्जांपल्स दैट हैज बीन गिवन बाय द पोएट टू आइडेंटिफाई पोएट्स एंड सिंगर्स एज मूवर्स एंड शेकर्स. तो इसमें बहुत सारी चीजें उसकी दी हुई है कि उनको मूवर्स एंड शेकर्स कहा गया. फर्स्ट चीज उसमें दी हुई है दैट इमॉर्टल सॉन्ग्स क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट souls are capable of building and rebuilding new cities, new civilizations by instilling progressive thoughts, realizations and transformation in people's minds. मतलब इनके जो thoughts होते हैं, इनके जो songs होते हैं immortal song, वो एक artist के soul के अंदर इतना ज्यादा
स्ट्रेंथ ला देते हैं, दैट दे कैन बिल्ड और रीबिल्ड न्यू सिटीज एंड न्यू सिविलाइजेशंस बाय इंस्टिलिंग देयर इन देम द प्रोग्रेसिव थॉट्स। और दूसरी चीज है कि आउट ऑफ द फैंटास्टिक मिथ दे कैन ऑल्सो मोल्ड और रिक्रिएट ग्लोरियस एम्पायर। उन्होंने ये भी बोला है, बिल्ट दे हैव बिल्ट निन्वे विद आवर साइन और बैबल विद आवर मर्द। सैडनेस में उन्होंने निन्वे भी बनाया है, हैप्पीनेस में उन्होंने बैबल जैसी सिटीज भी क्रिएट की हैं। तो ये चीजें बताती हैं दैट इट इज अल्टीमेटली द पोएम्स, स्टोरीज, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट that define the glory of the civilization. For example, you can take the example of Taj Mahal. Okay, then next is third is Darkling Thrush. और ऊपर वाले में वी आर द म्यूजिक मेकर्स में हर तरह के आर्टिस्ट की बात की गई है, नॉट ओनली ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट इज डार्कलिंग थ्रश, और ऊपर वाले में इतना ही सफिशिएंट है। 2 questions are there, that is sufficient। मतलब ये वो questions है कि उनका कंटेंट प्रिपेयर करोगे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डील विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं को पढ़ लो बस पास हो जाओगे, तो पास तो हो ही जाओगे, वो तो इनको ना पढ़े बिना भी हो जाओगे, बट इट्स जस्ट कि यू विल बी एबल टू डील विद द क्वेश्चन। आपके पास दिमाग में एक कंटेंट रहेगा। अच्छा, व्हाट आई यूज्ड टू डू, क्योंकि हमने भी ये सब चीजें पढ़ी है, नॉट एग्जैक्टली बट हमने भी वही 10 स्टोरीज 10 पोएम्स पढ़ी। आई एम ऑल्सो ISC स्टूडेंट। I used to take a long answer from searching it from the internet and I used to learn it very nicely. I used to learn it और एग्जाम में हम वही as it is कॉपी कर, वट एवर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ही मोल्ड कर देते थे। तो 80 अराउंड नंबर बहुत समय पहले मैंने दिया था, तो 80 अराउंड नंबर तो मेरे भी आ ही गए थे, खुश थी मैं उससे भी। ओके, तो वैसे ही यू हैव टू पोइट्री में फर्स्ट थिंग इज डार्कलिंग थ्रश, यू हैव टू डिस्क्राइब द ब्लीक पिक्चर ऑफ द डे दैट द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हियर। अब इसमें अगेन यू विल टेक द फर्स्ट स्टैंजा, ठीक है, जहां पर वो बता रहा है कि मैं वहां गेट पे खड़ा था और वहां पर मुझे विंटर का वो वाला पूरा सीन था। पीपल हैड रिटायर्ड देयर इन देयर होम्स, दे हैव वेंट इनसाइड द होम। जो एरिया है वो एकदम पेल जैसे घोस्ट लग रहा है, द वीकनिंग आई ऑफ द डे, पेल सन है वहां पर। सर्दियों में आपने देखा होगा, अभी अभी सर्दियां थोड़ी बहुत खत्म हुई हैं। लुक्ड डेसोलेट एंड ग्रे इन द ड्रेग्स ऑफ विंटर्स, द पोएट इज लीनिंग on upon a Coppice gate। आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी, कौन से गेट पे खड़ा था वो। as he looks at the scene around him, तो you have to just describe the whole bleak picture की जो फर्स्ट स्टैंजा है वो कैसा है, उसको अपने वर्ड्स ये रख सकते हो, इसको पढ़ना है, नहीं तो अपने वर्ड्स में यू कैन डिस्क्राइब इट कि चलो फर्स्ट स्टैंजा से कुछ भी आ जाएगा तो आई विल बी एबल टू डील विद इट। ओके, फिर उसके बाद है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये चेंज कैसे हो गया सडनली। सडनली कब चेंज हो गया, व्हेन ही हर्ड, वो पूरे उसने जो भी सीन था उसमें उसने क्या सुना, दैट देयर वाज अ जॉयस बर्ड सॉन्ग दैट सीम टू राइज फ्रॉम द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड। वहां पर ऊपर कहीं बर्ड बैठी होगी तो वहीं से कहीं से आवाज आ रही थी। इट सीम्ड एज इफ कि एक एज्ड थ्रश है, थ्रश आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन दिस explanation where I had explained you darkling thrush, तो वहां पर हमने फोटो दिखाई थी, which is described as frail, gaunt and small, बहुत ही thin, small सी weak सी bird है, with blast beruffled plume। अब ये आप as adjective पढ़ सकते हो कि what term was used to describe his या her feathers। तो bird के feathers को describe करने के लिए कौन सी वर्ब को यूज किया गया था, तो दिस इज द वर्ब दैट इज एडजेक्टिव ब्लास्ट बी रफल्ड प्लूम। ओके, और दैट हैड चूजन टू फ्लिंग इट्स सोल इनटू द एनवेलपिंग darkness and it sang in full throated song with unlimited joy। जिसने ये चूज किया था कि इतने डार्कनेस में भी वो एक सुंदर सा गाना बर्ड गाएगी। ठीक, तो उसके बाद a special note comes with the use of the word evening song that reminds us of Vespers। The use of this word seems particularly meaningful when one remembers spiritual and intellectual bleakness and insecurity felt by the thinkers of that age। उस समय पर जैसे लोगों को लगता था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सॉन्ग था बर्ड का वो बहुत ज्यादा होप क्रिएट कर रहा था इन द माइंड ऑफ पीपल। ओके, और उसके बाद लास्ट में पोएट की फीलिंग्स क्या है। पोएट को ये नहीं समझ में आता, ही कुड नॉट फाइंड एनी कॉज कि बर्ड इतना खुश क्यों है, इतनी एक्साइटेड क्यों है। द सराउंडिंग ग्लूम,
उसको कोई भी रीजन नहीं दे पा रही थी कि वो समझ पाए कि बर्ड इतना ज्यादा हैप्पी हैप्पी क्यों है, और इसीलिए ही सेज, the poet says that the happy good night air seemed to reflect some blessed hope which the bird knew of and which the poet was unaware. जो blessed hope, some sort of blessing, some sort of good thing that is coming on the way, जिसके बारे में बर्ड न्यू और हमें नहीं पता था, पोएट को नहीं पता था. ओके, तो दिस वॉज सफिशिएंट उसमें कि देखो तीन ही छोटी सी पोएम है, तीन ही स्टैंजास है, तो आप उतना ही बस उसमें पढ़ सकते हो. अब आती क्रॉसिंग द बार. क्रॉसिंग द बार में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी 15 मिनट की पोएम थी ये भी. ठीक है, मुझे हमको जो भी पोएम्स है वो सब उसी के अकॉर्डिंग याद है कि कितने बड़े बड़े वीडियोस उससे बने हैं. जैसे डोवर बीच में सब 45 मिनट्स, बर्चेस पे 45 मिनट्स, ये 15 मिनट वाली थी. द पोएम क्रॉसिंग द बार एक अफर्मेशन है एंड डीप अबाइडिंग फेथ ऑफ द पोएट है अबाउट हिज डेथ, दैट वेन एवर ही विल डाई. तो वो उसको एक अफर्मेशन, एक पॉजिटिव थॉट देती है, एक डीप अबाइडिंग फेथ देती है. ये जो डेक्लेरेशन है, इट बिकम्स स्पेशली मीनिंगफुल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ स्केप्टिसिज्म. अ डाउट लिख लेना, आई हैव नॉट रिटन. अ डाउट अबाउट द ट्रुथ, किसी चीज की सच्चाई पर, ट्रुथ ऑफ समथिंग, किसी चीज की सच्चाई पर अगर इंसान को डाउट हो, तो उस समय पर कोई चीज जिस पर आपको बहुत ज्यादा फेथ हो. ठीक है, साइनिसिज्म क्या होता है? एन इंक्लिनेशन टू बिलीव कि पीपल जो है दे आर प्योरली मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, उनको अपनी खुद की इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा है, इन द सेंस कि दे आर मोर सेल्फिश. उस समय पर पोएट has a lot of faith on his death. The poet speaks in allegorical terms about a ship putting out to sea. Allegorical, something that has a different meaning. मतलब different meaning मतलब जैसे उसकी hidden meaning होती है. The road not taken एक पोएम थी, आपने पढ़ी होगी. वैसे ये भी एक है कि यहाँ पर सिर्फ वो सैंड बार नहीं क्रॉस कर रहा है कि ओशन से, लैंड एरिया से वो सी की ओर जा रहा है सैंड बार क्रॉस करते हुए. ही इज क्रॉसिंग, ही इज, दैट इज अ काइंड ऑफ जर्नी फ्रॉम लाइफ टू डेथ. तो ये चीज डायरेक्टली तो नहीं बोली गई है. दिस इज वाई दिस इज एन एलेगोरिकल पोएम जिसमें एक हिडन मीनिंग बताई गई है. वो हिडन मीनिंग मॉरल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, ओके, पॉलिटिकल हो सकती है, कोई भी. द शिप यहाँ पर जो है, इट सिंबलाइजेस ह्यूमन सोल दैट इज सेट ऑन इट्स लास्ट जर्नी. ओके, फिर इसके बाद ये पूरा यू विल स्टडी कि वो कैसे शो करती है. और ये क्या है? द पोएट thus complements his metaphoric link with the spiritual one. वो सोचता है that after going to the after life, after death वाली जो life है, अगर हम उसमें जाएंगे तो I will meet my pilot and that too face to face. Okay, और उसके बाद next question in this is कि क्रॉसिंग द बार में जो टाइटल है वो क्यों अप्रोप्रिएट है. दिस आई हैव टेकन कि आपको मतलब थोड़ा सा इन केस ही पूछ लिया जाता है तो आप इसको बता सको. ये एक फाइन एलेगोरी है. एलेगोरी अगेन कोई पोएम, कोई स्टोरी जिसकी एक हिडन मीनिंग हो ऑफ द फाइनल जर्नी फ्रॉम ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम अर्थ से लेकर के बियॉन्ड द ग्रेव. द पोएट थिंक कि ये जो है ये एक लॉन्ग वॉयज है अक्रॉस द ओशन. बताया यहाँ पर कैसे गया है कि ये एक्चुअली एक जर्नी है फ्रॉम द सैंडबार्स टू द क्रॉसिंग द सैंडबार्स टुवर्ड्स गोइंग टू ओशन. और ये एक्चुअल में क्या है? इट इज अ जर्नी ऑफ ह्यूमन सोल फ्रॉम कहाँ से? अर्थ से लेकर के टू द ग्रेव. ओके, और इसके बाद ये जो इनर सिग्निफिकेंस है ऑफ द वर्ड बार मेक्स द टाइटल अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट, जहां पर इट हैज बीन शोन एज अ लिंक. Bar has been shown, the sandbar has been shown as a link between life and death. फिर है allegory. क्यों, क्या होता है और क्रॉसिंग द बार को ये ऐसी पोएम या स्टोरी क्यों कही गई है? तो इट इज अ स्टोरी प्ले जो सिंबॉलिकल मीनिंग जिसकी ज्यादा होती है, सम सॉर्ट ऑफ हिडन मीनिंग, सिंबल्स के तौर पे जिसको शो किया जाता है. वैसे ये भी इट ऑल्सो शोज अ फाइन डिपार्चर of the human soul from earth to the image of a ship which is ready to embark on a long voyage. So वो ऐसे करके दिखाई गई है. And hence
द पायलट क्लियरली स्टैंड्स फॉर गॉड ऑलमाइटी, कि यहाँ पर पायलट, जिससे वो कहता है कि मैं जब मैं जाऊंगा तो आफ्टर लाइफ आई एक्सपेक्ट कि मुझे कौन मिलेगा, मेरा पायलट मिलेगा फेस टू फेस। तो वहां पर किसकी बात की गई है? गॉड ऑलमाइटी की बात की गई है, एंड हेंस इट इज अ फाइन एलिगोरिकल मीनिंग। ओके, मतलब इट हैज अ फाइन एलिगोरिकल मीनिंग। उसके बाद ये भी एक चीज इसमें अच्छी दी हुई है, सनसेट एंड इवनिंग स्टार। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द लास्ट आवर्स ऑफ द पोएट्स लाइफ। बार क्या, इसका क्या मतलब होता है? इट इज अ बैरियर बिटवीन लाइफ एंड डेथ। आप लिंक भी लिख सकते हो उसकी जगह पे। मोर्निंग ऑफ द बार मीन्स द वेल्स एंड द लेमेंटेशंस, दुख और रोना धोना एंड ऑल, of the poet's near and dear ones at the time of death. Embarkation of the ship means the final departure of the human soul from world to the world beyond the grave. फिर है लास्ट में बर्चेस। अब ये इसमें तो मतलब इतनी ही क्या ही बोले, बहुत ही अजीब सी पोएम लगती है हमको ये, बस हमने पढ़ा दिया। मुझसे बस पूछ रहे हैं इसके बारे में, पूछ मी। वी ऑल विश टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशंस दैट आर टू एग्जॉस्टिंग फॉर अस। तो यू हैव टू टेल these situations require to take difficult decisions. Poet का attitude क्या है towards these situations? You need to tell how the poet escapes from the harsh realities of life. तो जस्ट बिकॉज कि ही इज, इट इज अ काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया, तो यही आपको इसमें शो करना है दैट poet engages in a similar meditation in the poem Birches. He is disillusioned with the hardships of life as an adult. वो उन चीजों के बारे में नहीं ज्यादा सोचता है। He feels it like it is burdensome, wishes to escape, वहां से अपना सारा ध्यान वो वहां से हटा करके he wishes to go to a piece of calm, जहाँ पे बहुत ज्यादा place of calm, जहाँ पे बहुत ज्यादा शांति हो, and he finds it among the birch trees, जहाँ पर he uses to climb when he used to climb as a child. And this is because कि उस समय life जो थी बहुत ज्यादा simpler थी as a child. Adults on the other hand have no one to guide them. Okay, this you all know. They have to make their own decisions and सारे consequences उनको खुद ही झेलने होते हैं. Poet also has elaborated the idea of comparing life with a pathless wood, and he has compared problems with the cobwebs and twigs make it difficult for a person to navigate through life with ease. तो ये पूरा ही उसका explanation ही दिया हुआ है simply. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बस उसको छोटा छोटा सा पढ़ लो कि देखो कुछ कुछ डिफिकल्ट सी पोएम्स है। अब जैसे बर्चेस बहुत बड़ी पोएम है, ठीक है, तो बर्चेस को इसमें भी क्या ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट पूछा जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर्स कि क्या ही मिलेगा उसमें हमको। तो जस्ट प्रिपेयर इट काइंड ऑफ समरी काइंड ऑफ थिंग। देखो वैसे आई डोंट पर्सनली प्रेफर कि आप लोग टेम्पेस्ट में या फिर इन द पार्ट ऑफ पोएम, इन द पार्ट ऑफ स्टोरी आप लोग कोई भी प्रिपेयर करो ऐसी चीजें जैसे कि समरी एंड ऑल, क्योंकि उसमें चीजें टेक्स्ट बुक से आती हैं, डायरेक्टली आती हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बट इन दिस यू कैन प्रिपेयर इट, बट इट शुड बी अ गुड एक्सप्लेनेशन। Okay, next question. The last question is discuss the various themes that are underlying in the poem Birches. Last ही है ये शायद, हाँ। तो you have to tell about the different themes. यहाँ पर first चीज क्या बोली गई है? The poet voices his ideas and concerns regarding many things. पहले when we start reading the poem, हम लोग ये देखेंगे कि poet जो है वो witness कर रहा है अपने childhood को, एंड ये भी एक थीम है दैट रीअकर्स इन फ्रॉस्ट्स द पोएट्स वर्क क्वाइट ऑफन। इस पोएम में ही लॉन्ग्स टू गो बैक टू द टाइम जब वो सिंपली एक स्विंगर ऑफ बर्चेस बन सकता था। अब he has grown up, he faces hard choices that has to make as an adult. He is disillusioned with his life, वो उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहता है, and longs to remain to his carefree days of childhood. Second idea जो उसके दिमाग में आता है is that of man's relationship with nature. He again reminds his childhood days and projects his memories
through the image of a young cowherd climbing and swinging on birch trees. In this poem वो क्या सोचता है? He looks at the process of climbing the birch trees as an escape from reality. अब यहाँ पर ये भी पार्ट आप इसको मेंशन कर सकते हो, बोल्ड में भी इसको नोट डाउन कर सकते हो कि इट हैज बीन शोन एज एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी. He also brings forth the idea of man who is conquering nature, while he describes a boy that has subdued all his father's birches. ये आपने देखा ना, जो हमने फोटोज दिखाई थी, तो the birches were subdued like this. जहां पर फ्रॉस्ट एक पोएट है who tries to portray the harmonious relationship, शांति भरा सुकून भरा relationship between man and nature. थर्ड थीम, ठीक है, एक है escape from reality, एक है harmonious relationship between man and nature, एक had been taken as a conflict between imagination and reality, जहां reality is too hard for the poet to handle. The He is nostalgic about the birches. The poet is disillusioned with the reality of living life as an adult, and he finds the need to make difficult decisions that are, and he finds them burdensome. Okay, इसीलिए वो चाहता है, he needs to get an outlet जहां पर वो भाग सके. He is ignoring the rational explanation of things. वो क्या करता है? वो जितने भी scientific explanation है, जैसे snowstorms could have caused the birches to bend and favors are imaginary one, that a cowherd boy must have caused them to bend by climbing them. वो जितने भी scientific explanation है कि बर्चेस को किसने बेंड किया होगा थ्रू स्नोफॉल, तो वो उसको अवॉइड करता है. वो ज्यादा ये बोलता है कि दे कुड हैव बीन कॉज्ड बाय द क्लाइंबिंग ऑफ ट्री. ही थिंक्स कि imagination offers an escape which gives us the strength to endure and survive an otherwise drab reality. एक बहुत ही बुरी रियलिटी होती है जिससे बचने के लिए यू कैन इमेजिन एनी ऑफ द थिंग्स. आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. इट्स जस्ट कि इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग यू कैन इमेजिन देम. ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोली गई. द थीम ऑफ लोनलीनेस भी यहाँ पर शो की गई है और आइसोलेशन, जहां पर देयर इज अ फीचर, कॉमन फीचर टू मेनी ऑफ फ्रॉस्ट पोएम्स. बर्चेस में वो इमेजिन करता है कि जो बर्चेस है वो बेंड है क्योंकि बॉय उस पे स्विंग किया था. फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन वी कैन डिड्यूस सम सेंस ऑफ लोनलीनेस, कि जब आप उस बच्चे को देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, इतना अकेलापन नहीं है जीवन में. द मैन इज ऑक्यूपाइड विद द कंपनी ऑफ द नेचर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज मैनी. बहुत ज्यादा सब रेवरी के क्वेश्चंस पूछ रहे थे. रेवरी अब पढ़ो तुम लोग सब रेवरी. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. कीप प्रिपेयरिंग एंड जस्ट बी योर बेस्ट. थैंक यू.